जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, कुछ कारणवश। अब फिर से वीडियो कंटिन्यू हो रहा है। तो आज का जो वीडियो होगा, इसमें हम लोग कवर करेंगे ज्ञान बिंदु जीएस पब्लिकेशन के द्वारा जो डेली टेस्ट सीरीज चलाई जाती है, उसे हम लोग कवर करेंगे। इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं सोशल साइंस का पोर्सन, जिसमें आपको पता ही है पहले से कुल 50 क्वेश्चन रहते हैं। ये टेस्ट जो है 1 मई को करवाया गया एप्लीकेशन पे। एसटी क्वालिटी ज्योग्राफी का क्वेश्चन होगा इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, बिना टाइम वेस्ट किए। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दिया गया है। आप पहले पीडीएफ बना लिया कीजिए खुद से, उसके बाद जो है आप सॉल्यूशन देखिएगा तो ज़्यादा फायदा होगा। वैसे अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए थे? तो सामाजिक सुधार जो है इनमें से कौन सा विलियम बेंटिक के द्वारा शुरुआत किया गया, वो आप पूछा जा रहा है। तो सबसे पहली बात कि विलियम बेंटिक का जो कार्यकाल था वो था 1828 से 1835 तक, इसे याद रखना है। आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है सती प्रथा का उन्मूलन। सती प्रथा का उन्मूलन या फिर सती प्रथा का अंत बोलिए। सती प्रथा का अंत जो है 1829 में किया गया है। ठीक है, विलियम बेंटिक के द्वारा। लेकिन इसमें सहयोग कौन किए थे? सहयोग किए थे राजा राम मोहन राय। इनका भी नाम याद रखिएगा कि सती प्रथा के अंत में किनके द्वारा सहयोग किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है सहयोग किया गया था सती प्रथा का अंत करने के लिए। ये कब हुआ था? 1829, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे है 1829 में जो है ना सती प्रथा, ये बंगाल में अंत हुआ था। फिर 1830 में मद्रास में, और उसके बाद इसी तरह से होते गया और 1861 तक जो है संपूर्ण भारत में सती प्रथा का अंत हो गया। ठीक है, आगे देख लीजिए। तो एक तो हो गया सही, दूसरा है दास प्रथा का उन्मूलन। दास प्रथा का उन्मूलन जो है 1833 के एक्ट के तहत ही आया था, लेकिन उस समय ये हुआ नहीं, मतलब ये कारगर नहीं हुआ, लागू नहीं हुआ। तो ये दास प्रथा का जो अंत है ना, ये हुआ था लॉर्ड एलन के काल में 1843 में। इसलिए इसका आंसर लॉर्ड एलन होना चाहिए, ना कि विलियम बेंटिक। तो ये नहीं होगा। धर्म परिवर्तन का कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, तो ये हो जाएगा। देखिए हुआ क्या था कि जो ब्रिटिश आए थे, मतलब अंग्रेज जो भारत आए थे, उनका 2-3 नियत था। एक नियत था व्यापार करना, दूसरा नियत था धन लूट के ले जाना, और तीसरा नियत ये भी था ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो वो लोग जब मतलब उस समय हिंदुस्तान में कानून था, मतलब भारत में कानून था कि कोई भी अन्य धर्म का, जैसे हिंदू है या फिर मुस्लिम है, अब वो किसी अन्य धर्म को अपनाता है तो उसका बहिष्कार किया जाएगा, ऐसा कुछ उसमें रूल था। तो विलियम बेंटिक जो थे, अब वो ईसाई धर्म का प्रचार करते थे, मतलब अंग्रेज सभी करते थे। तो उन्होंने एक प्रावधान ला दिया कि धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, मतलब कि धर्म जो परिवर्तन कर रहे हैं उनको जो अयोग्य ठहराया जा रहा है, इसे हटा दिया गया। तो ये भी जो है सही हो जाएगा। ठगों के संगठित गिरोहों का दमन, ठगों के संगठित गिरोहों का दमन जो है 1830 में विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान मूवी देखिएगा, फिर पता चल जाएगा आपको इसके बारे में। तो 1, 3 और 4 इसका आंसर होना चाहिए, केवल एक इसका सही है। चलिए 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए सही है। बेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? बेलेजली जो है कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किए थे। सबसे पहले बात जानना है कि बेलेजली का कार्यकाल कम से कम था। बेलेजली का कार्यकाल था 1798 से लेकर 1805 तक। ठीक है, अगर इनका कार्यकाल 1798 से लेकर 1805 तक था, तो इसी दौरान जो है कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई होगी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1800 ईस्वी में। कब हुई थी? 1800 ईस्वी में। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस लिए हुआ था, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये हुआ था, वह ब्रिटिश नागरिक को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहते थे। तो प्रशिक्षण जो है यही फोर्ट विलियम कॉलेज में देना था, जिसलिए जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, निम्न में से किन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? देखिए बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से किन्हें जाना जाता है ये तो मैं बता ही दूंगा। उससे पहले आपको जानना है कि 1885 में जो है IN मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना तो हुई ही थी, लेकिन ये हुआ था दिसंबर में, 28 दिसंबर 1850 को, मतलब लास्ट 1885 बोल सकते हैं, दिसंबर के आसपास। और इनसे पहले, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की गठन से पहले एक और समिति का गठन किया गया था, उसका नाम था मुंबई प्रेसिडेंसी। क्या नाम था? मुंबई प्रेसिडेंसी। उसकी भी स्थापना जो है 1885 में ही हुआ था। और उसकी स्थापना में 3 लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। वो 3 लोग थे मेहता जी, तेलंग जी और तैयब जी। आप लोग को पता होगा कि ये लोग जो है बाद में जाके फिर से मिल गए थे
इंडियन नेशनल कांग्रेस में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? त्रिमूर्ति, इन्हें ही बोला जाता है, बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है, मेहता, तेलंग और तैयब जी को। नेक्स्ट है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो सभी को पता है कि आधुनिक बिहार का निर्माता तो सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। अब क्यों माना जाता है ये भी जानना आप लोग के लिए जरूरी है। ये जो बिहार बना, बंगाल से बट के जो बिहार बना, बंगाल से अलग हुआ ना बिहार, तो इसमें जो है सबसे बड़ा हाथ, सबसे पहली मांग, सबसे ज़्यादा काम करना इसके पीछे, वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा निभाया गया था, जिसकी वजह से आधुनिक बिहार का निर्माता भी सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। नेक्स्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो आपको पता होगा कि 1661 में एक शादी हुआ था, किसका? चार्ल्स द्वितीय और कैथरीन का। कैथरीन कहाँ की थी? पुर्तगाल की थी, और चार्ल्स द्वितीय कहाँ के थे? मतलब ब्रिटेन के थे। ठीक है, इन दोनों के मध्य जो है विवाह हुआ था, मतलब शादी हुआ था। तो वही जब शादी हुआ तो चार्ल्स द्वितीय को जो है मुंबई पुर्तगालियों द्वारा दहेज में दे दिया गया था, और उसी को 10 पाउंड पे 1668 में जाके चार्ल्स द्वितीय जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। मतलब दृश्य रूप से देखा जाए तो चार्ल्स द्वितीय से ब्रिटिश इंडिया कंपनी लिया है, लेकिन अदृश्य रूप से देखा जाए तो पुर्तगाली से ब्रिटिश इंडिया कंपनी लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। ऑप्शन के हिसाब से पुर्तगाली आंसर होगा। यदि रविवार को 165 डिग्री ईस्ट ईस्ट होगा यहाँ पे, ठीक है, यामी पर अवस्थित किसी स्थान का समय 11 बजे अपराह्न है, तो 165 डिग्री वेस्ट यामी पर अवस्थित स्थान का समय क्या होगा? सबसे पहली बात, अपराह्न और पूर्वाह्न में बहुत सारे लोग को डाउट रहता है। ठीक है, अपराह्न का मतलब है 12 बजे दिन, यानी 12 बजे दोपहर से लेके 12 बजे रात। ठीक है, 12 बजे दोपहर से लेके 12 बजे रात तक को अपराह्न बोलते हैं, और पूर्वाह्न जो है 12 बजे रात से लेके 12 बजे के दोपहर तक को, यानी सुबह का जो समय है उसे पूर्वाह्न बोलते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 165 डिग्री, देखिए ये हो गया 0 डिग्री, इधर ले लीजिए 165 डिग्री ईस्ट, ये हो जाएगा 165 डिग्री वेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे 11 बज रहा है, 165 डिग्री पे जो है 11 बज रहा है, तो यहाँ पे क्या बजा होगा? यही नहीं, ये आसान सा क्वेश्चन है। 165 डिग्री 11 बजे अपराह्न, मतलब 11 बजे रात है, ये ध्यान रखिएगा, रात है 11 बजे। तो 165 डिग्री फिर इधर आना है, और 165 डिग्री इधर, मतलब 330 डिग्री। 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है, तो 330 डिग्री कितने मिनट के बराबर होगा? 330 गुना 4 कर दीजिए, 1320, हाँ 1320 मिनट के बराबर होगा, और उसे 60 से भाग दीजिएगा तो 22 घंटे का अंतर आएगा। 165 डिग्री ईस्ट से 165 डिग्री वेस्ट में कुल 22 घंटे का अंतर आएगा। अगर 11 बज रहा है यहाँ पे, तो 11 यहाँ से 22 घंटे पीछे चले जाइएगा आप, तो रविवार के दिन ही 1 बजे पूर्वाह्न हो रहा होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1 बजे पूर्वाह्न। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक रेलवे जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी और रोमानिया से होकर गुजरती है? इसमें से मुझे पता है कि आप लोग को सिर्फ एक ही नाम याद होगा, ट्रांस साइबेरियन, लेकिन इसका आंसर ट्रांस साइबेरियन नहीं है। ट्रांस साइबेरियन सबसे लंबा रेल मार्ग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये रूस में चलता है, ये भी सही है, लेकिन इसका आंसर ट्रांस साइबेरियन नहीं होगा। क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए आप लोग। जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया से होकर गुजरती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओरिएंट एक्सप्रेस। क्या हो जाएगा? ओरिएंट एक्सप्रेस। ठीक है, और ओरिएंट एक्सप्रेस जो है ना, वो फ्रांस का जो पेरिस है, फ्रांस का पेरिस है ना, फ्रांस की राजधानी है, वहाँ उसको तुर्की के इस्तांबुल से जोड़ता है। मतलब फ्रांस के पेरिस से शुरू होता है और तुर्की के इस्तांबुल तक चलता है। ठीक है, ओरिएंट एक्सप्रेस। नेक्स्ट एक है कैप कायरो, इसके बारे में भी जान लीजिए। कैप कायरो जो है ना रेल मार्ग, ये केप टाउन जो है, दक्षिण अफ्रीका का केप टाउन को मिस्र से जोड़ता है। केप टाउन से लेके मिस्र तक चलता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक देश की चीन के साथ सीमा नहीं है? चीन के साथ सीमा किस किस देश का है, ये जानना जरूरी है। अगर आप मैप आपके सामने हो तो उसे देख लीजिए, फिर पता चल जाएगा। वैसे मैं नाम आपको बता देता हूँ। उत्तर कोरिया, उसके बाद ऊपर चले जाइए रूस, फिर हल्का साइड में आइएगा मंगोलिया, फिर कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस। इसके बीच में मैं थाईलैंड का नाम नहीं लिया हूँ, इसका मतलब थाईलैंड आंसर होगा। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे बड़ी नदी आपको पता है, यांगटीसी नदी है। तो यांगटीसी नदी की लंबाई है 5797 किलोमीटर। यांगटीसी नदी की लंबाई कितनी है? 5797, यानी 5797 किलोमीटर। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? देखिए, पनामा नहर जो है ना,
ये जो है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है और उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, मैप देखिएगा तो फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद पनामा नहर जो है ये बनना स्टार्ट हो गया था 1904 में। कब स्टार्ट हो गया था? 1904 में, लेकिन ये पूरा हुआ था 1914 ईस्वी में, ठीक है। तो इसका आंसर 1914 हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो भारतीय जनता पार्टी के गठन जो हुआ था 1980 में, इसके अध्यक्ष बने थे ए बी वाजपेयी, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। चलिए, राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली। राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिला। संवैधानिक मान्यता जो है ना, आपको याद होगा दल बदल कानून के बारे में, जो आपको 52वां संविधान संशोधन 1985 के थ्रू दल बदल कानून आया था, बना था, उसी के तौर पे जो है संवैधानिक मान्यता राजनीतिक दल को दिया गया था। तो इसका आंसर वर्ष 1985 में होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, करना चाहिए। विधानसभा का या की अध्यक्ष यदि विधानसभा का या की सदस्यता नहीं रहती है तो अपने पद रिक्त कर देगी। चलिए, इसको आप समझे ही नहीं होंगे क्वेश्चन में कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति विधानसभा का वो सदस्य नहीं रह रहा है। मतलब एक इसमें छोटा सा एग्जांपल अगर आप लेना चाहते हैं तो एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कोई क्लास था बच्चे में, और क्लास का जो मॉनिटर होता था, वो अगर वो मॉनिटर जो है उस क्लास में नहीं रहा, ठीक है, मतलब उस क्लास में नहीं रहा या फिर उस स्कूल में नहीं रहा, तो वो मॉनिटर थोड़ी ना रहेगा, वो फिर तो मॉनिटर के पद से हट जाएगा। उसी प्रकार है कि कोई भी विधानसभा के अध्यक्ष जो है, वो विधानसभा की सदस्यता उनकी रद्द हो जाती है या फिर सदस्यता खत्म हो जाती है, तो वो विधानसभा अध्यक्ष होंगे नहीं होंगे, वो पद से रिक्त कर दिए जाएंगे। ये तो सही है। दूसरा है जब किसी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद से तुरंत रिक्त कर देगा। बिल्कुल गलत है। जब कोई विधानसभा का विघटन किया जाएगा तो वह विधानसभा का अध्यक्ष तब तक रहेगा जब तक अगली विधानसभा की प्रथम बैठक नहीं हो जाती। तो प्रथम बैठक होने से मतलब स्टार्ट होने तक जो है वो उस विधानसभा का अध्यक्ष रहेगा। तो केवल एक इसमें सही है। और अभी जो है वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है बताइए? वर्तमान में जो है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष है नंद किशोर यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, प्रथम बार, फिर मैं बताऊंगा आगे। धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? देखिए, धन विधेयक के अतिरिक्त, इस बात का भी ध्यान रखें कि मतलब धन विधेयक के अतिरिक्त कोई भी विधेयक है उस पर बात की जा रही है, धन विधेयक पे बात नहीं की जा रही है, ठीक है। धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा में प्रथम बार पारित कर दिया गया है तो विधान परिषद उसे कितने माह तक पड़ा रह सकता है, मतलब कितने माह तक रोक के रख सकता है? तो ये जो अधिकतम 3 माह तक रोक के रख सकता है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है प्रथम बार। चलिए क्या हुआ बताता हूँ मैं। जैसे कोई विधेयक बना, विधानसभा से पारित हो गया, विधानसभा से पारित होकर गया विधान परिषद में, विधान परिषद क्या किया, उसे 3 माह तक रोक लिया अपने पास। उसके बाद फिर वो जो है लौट जाएगा, खुद ब खुद लौट जाएगा, फिर से विधानसभा आ जाएगा, फिर से विधानसभा से पारित होके फिर से विधान परिषद में जा रहा है। अब की बार फर्स्ट टाइम गया तो उसे 3 माह तक रोक लिया, ठीक है, लेकिन अब की बार जो है विधान परिषद के पास उतना पावर नहीं है। विधान परिषद जो है या तो उसे अधिक से अधिक 1 माह तक रोक के रख सकता है या तो उसे अपारित करना पड़ेगा, दोनों में से एक काम करना पड़ेगा। अगर उसे पारित नहीं करता है, 1 माह तक रोक के रखता है, तो खुद ब खुद जैसा विधेयक मतलब आया है विधान परिषद में वैसा ही पारित माना जाएगा, वैसा ही पारित हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर वैसे हो जाएगा 3 माह, और दूसरी बार आएगा तो 1 माह, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कितने माह तक अधिक से अधिक, तो टोटल 4 माह तक अधिक से अधिक रोक सकता है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? यहाँ पे उत्तर प्रदेश नहीं भी दिया जाए, कोई भी राज्य दे दिया जाए, कोई भी राज्य नहीं, सिर्फ 6 राज्य, क्योंकि 6 राज्य में ही विधान परिषद है, तो 6 राज्य में से किसी भी राज्य को दिया जाए तो आंसर जो है कुल सदस्यों का 1/6 ही होगा। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी, तो कार्ल मार्क्स की जो पुस्तक है दास कैपिटल, ये प्रकाशित हुई थी 1867 यानी 1867, 1867 ईस्वी में। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया किसे कहा गया? तो महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया कहा गया सुधर्मा को। किसे कहा गया? सुधर्मा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता था? तो विश्व के, देखिए प्राचीन समय में जो है विज्ञापन के लिए ना ही कोई अन्य उपाय था, जैसे कि अभी वर्तमान में तो आपको सोशल मीडिया है विज्ञापन का सबसे बड़ा स्रोत, लेकिन उस समय जो है नहीं था कोई भी स्रोत। उस समय एक ही स्रोत था, अभिलेख।
तो अभिलेख के विज्ञापन के तौर पे कौन सा अभिलेख का प्रयोग किया गया था? तो वो किया गया था सोहगरा अभिलेख। कौन सा अभिलेख? सोहगरा अभिलेख। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कौटिल्य के राज में सप्तांग सिद्धांत का अंग नहीं था? सबसे पहली बात, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था उसमें सप्तांग था, उसमें 7 सिद्धांत दिए गए थे। 7 मतलब 7 चीज होना आवश्यक है एक राज्य में, उनका कहना ये था। तो वो 7 चीज कौन कौन से थे ये जान लीजिए आप लोग। पहला हो गया राज्य, जिसे जनपद बोलते हैं। दूसरा हो गया राजा, कॉपी में नोट करना बहुत ही ज़रूरी है सातों का। पहला राज्य, जिसे जनपद भी बोलते हैं। दूसरा हो गया राजा। तीसरा हो गया दुर्ग मतलब किला। चौथा हो गया अमात्य। चौथा क्या हो गया? अमात्य। पाँचवा हो गया दंड, अगर कोई गलती करता है तो उसको दंड देने के लिए कोई ना कोई उपाय होना बहुत ही ज़रूरी है। छठा हो गया कोष, जहाँ पे पैसा वैसा रखते थे, धन की जहाँ पे संग्रहित किया जाता था। और सातवां हो गया मित्र, मित्र बना के भी रखना बहुत जरूरी था। ये 7 चीज़ की आवश्यकता थी। तो इसमें हम किसका नाम नहीं लिए वो आपको मिल गया होगा, धम का नाम नहीं लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा धम। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया? तो सिकंदर के साथ भारत में तीन लेखक आया था, निर्याकस, ओनेसिक्रेटस और स्टिबुलस। तो डायमेकस जो है ये सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। फिर डायमेकस जो है ये किसके समय में आया था? ये आया था बिंदुसार के समय में। डायमेकस जो था सीरिया नरेश एंटियोकस का राजदूत था। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है हरिके बैराज। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? हरिके बैराज। और ये जाके गिर जाती है आपको बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। ठीक है, उकाई बांध ताप्ती नदी, भाखड़ा नांगल सतलज, नागार्जुन कृष्णा, पंडोह बांध ब्यास। मैच कर लीजिएगा आप लोग खुद ही। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप। देखिए, सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा सालसेट द्वीप, क्योंकि सालसेट द्वीप जो है, सालसेट द्वीप पर ही पूरा मुंबई बसा हुआ है। पूरा मुंबई कहाँ बसा हुआ है? सालसेट द्वीप पर। और आपको पता है कि मुंबई की आबादी अन्य इन तीनों द्वीप से अधिक है। माजुली आपकी बहुत कम है, लक्षद्वीप आपको पता है, अंडमान बहुत कम है। तो इसका आंसर इस अनुसार जो है सालसेट द्वीप हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में चंद्र और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती है? चंद्र और भागा नदियाँ जो हिमाचल प्रदेश में बहती है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र में। कहाँ बहती है? हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र में। और यहीं पे जो है ना, हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र में चंद्र और भागा नदियाँ जहाँ पे मिलती है वहाँ पे उस नदी को चिनाव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चिनाव नदी बोला जाता है। नेक्स्ट, पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय से लगभग कितने घंटे पहले होगा? आपको पता ही होगा कि भारत की जो स्थिति है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। ठीक है ना? ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पूर्व। तो इसके बीच में भारत की स्थिति है वर्तमान में। तो इस अनुसार अगर इसका अंतर आप निकालते हैं तो इस अनुसार इसका अंतर लगभग आपको 30 डिग्री के आसपास आएगा। लगभग लेके चल रहे हैं हम लोग, लगभग 30 डिग्री के आसपास आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में भी लगभग पूछ रहा है। तो 30 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, तो 30 डिग्री बराबर 120 मिनट। और 120 मिनट कितना हो जाएगा? 2 घंटे के बराबर। इसका मतलब 2 घंटे का अंतर होगा। अगर अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे सूर्योदय हो रहा है तो गुजरात में 7 बजे सूर्योदय होगा। ठीक है, संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा? ये हो जाएगा अनुच्छेद 100। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 100। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल, विपक्ष का पूछ रहा है। वैसे तो विपक्ष नहीं पक्ष का पूछता तो कांग्रेस हो जाता, लेकिन ऐसे 1951-52 में एक चुनाव हुआ था, इसे भी ध्यान रखना है। और विपक्ष का पूछ रहा है ना, तो आपको मैं बता दूं कि 1951-52 में जो चुनाव हुआ था उसमें कुल 489 सीट पे चुनाव हुआ था। कितने पे? 489 लोकसभा सीट पे चुनाव हुआ था। इसमें से 364 जो है ना वो कांग्रेस सीट प्राप्त की थी। ठीक है, उसके बाद दूसरे स्थान पे जो है सीपीआई था। कौन था? सीपीआई, जिसे विपक्षी दल माना गया। और सीपीआई को मिला था मात्र 16 सीट। कितना मिला था? 16 सीट, लेकिन इसे विपक्षी दल माना गया। तो यहाँ पे स्वतंत्र पार्टी ना होकर सीपीआई होना चाहिए था, तब सही होता। इसलिए इसका आंसर गलत हो गया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को वर्ष 1969 में मान्यता दी गई। बिल्कुल सही बात है, वर्ष 1969 में जो है मान्यता दिया गया था। नेक्स्ट है, लोकसभा में यदि किसी दल में न्यूनतम 75 सदस्य ना हो तो उस नेता को प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिलती। बिल्कुल गलत है, 75 सदस्य की चर्चा नहीं की गई है। यहाँ पे चर्चा होना चाहिए था 10%, कुल सीट का 10% प्राप्त होना चाहिए। जैसे अभी 545 पे होता है, तो इसका 10% जो है
प्राप्त होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये भी गलत हो गया, तो केवल 2 जो है इसका सही है। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? तो इसे पारित किसके द्वारा किया जाना होता है बताइए? इसे पारित किया जाना होता है उपस्थित या मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत से। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। देखिए, आपको पता होगा कि भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक का मतलब है विदेशी। विदेशी को भारतीय संविधान के 5 अनुच्छेद जो हैं उनके लिए नहीं है, मतलब उसका वो फ़ायदा नहीं उठा सकते। वो कौन-कौन से 5 अनुच्छेद हैं? 15, 16, 19, 29, 30, ये 5 अनुच्छेद जो है वो विदेशी के लिए नहीं है, वो सिर्फ़ भारतीयों के लिए है। तो उसी के अंतर्गत ऑप्शन पढ़ लीजिए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, ये जो है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है। तो और जैसे कि मैंने बताया 15, 16, 19, 29, 30 ये विदेशी को प्राप्त नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी विधि के समक्ष समता आपको पता है अनुच्छेद 14 के तहत आएगा, ये प्राप्त है। बाकी ये तीनों जो है प्राप्त। जब आपातकाल की उद्घोषणा प्रचालन या ऑपरेशन में हो तब निम्नलिखित में से किसे अपवाद स्वरूप छोड़कर सभी मूल अधिकारों के परिवर्तन न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है? 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उस समय ये प्रावधान किया गया था कि जब आपातकाल होता हो, मतलब आपातकाल चल रहा हो, उसमें 2 अनुच्छेद जो है वो निलंबित नहीं हो सकता है, यानी 2 मौलिक अधिकार वाले अनुच्छेद वो निलंबित नहीं होंगे। वो 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। अलाउद्दीन खिलजी निम्नलिखित विजयों का कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, व्यवस्थित कर दिया जाएगा। सबसे पहले है इसमें रणथंभौर। सबसे पहले ये जाना जरूरी है कि अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल कब से कब तक था। अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल है 1296 से लेकर 1316 तक, इसे याद रखिएगा। बाकी आगे बात कर लेते हैं। रणथंभौर का जो ये विजय किया था, ये किया है आपको 1301 में। गुजरात का 1300 नहीं, 1298-99 में, ठीक है। तीसरा है वारंगल का 1309 में, और ये चौथा चित्तौड़ जो है 1303 में, ठीक है। इसे आप लोग मैच कर लीजिएगा, अब क्या होगा इसका आंसर। रणथंभौर 1301, गुजरात 1299, 98-99, वारंगल 1309 और चित्तौड़ जो है वो 1303। इस अनुसार इसका आंसर आपको मैच भी कर देता हूँ, 2, 1, 4, 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, हजार दिनारी, देवारी नहीं दिनारी होगा, मलिक काफूर को जाना जाता है। नेक्स्ट, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था बताइए? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप हुआ है। महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे? महाराणा प्रताप के सेनापति थे हकीम खां और अकबर के सेनापति थे मान सिंह। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबद्ध करेंगे? शेरशाह से। नेक्स्ट है डिंडीगुल नामक नाम है, डिंडीगुल जो है तमिलनाडु का एक नगर है। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमा को छूता है? तो भारत का उत्तर प्रदेश जो है वो अधिकतम राज्य सीमा को छूता है। कुल 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, कुल 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश को उत्तर प्रदेश छूता है। नक्शा देख लीजिएगा, पता चल जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, सोनभद्र जिले को स्पर्श करता है। सोनभद्र जो है वो कुल 4 जिले को स्पर्श करता है। नक्शा से ही आपको पता चलेगा ये सब। दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री जो है अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र है। अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र है। पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। तो पुडुचेरी का क्षेत्र आपको पता है कुल 3 राज्य में, साउथ के कुल 3 राज्य में विभाजित है। वो 3 राज्य तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग। भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग जो है वो किसी भी सदन में चलाया जा सकता है, या फिर वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। लेकिन लोकसभा में अगर प्रस्तुत किया जाता है तो 1/4 सदस्य के द्वारा उसे पारित किया जाएगा। और उसके बाद जो है महाभियोग लगाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देना अनिवार्य है। तो इसका आंसर संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित भारतीय प्रधानमंत्री ने किसी लोकसभा में अविश्वास मत का सामना करने से पहले त्यागपत्र दे दिया था? तो वो थे मोरारजी देसाई। गैर कांग्रेसी प्रथम प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, और ये जो है अविश्वास मत का सामना करने से पहले ही इस्तीफा दे दिए थे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उठने वाले निर्वाचन विवादों का निस्तारण कौन करता है?
तो इसका निस्तारण जो है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई भी मसला होगा उसका निर्वाचन जो है भारत का उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट करेगा और उसका मान्य जो है सर्वमान्य होगा। फिल्म गांधी में गांधी का अभिनय किसने किया? गांधी का अभिनय जो है बेन किंग्सले ने किए थे और इस फिल्म को जो है ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है। और गांधी फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो थे रिचर्ड एटनबरो, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू के जो भूमिका निभाए थे वो थे रोशन सेठ। नेक्स्ट, निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? प्रथम टेक्निकलर फिल्म झांसी की रानी सही है। प्रथम 3D फिल्म माय डियर कुट्टी चाटन सही है। भारत की प्रथम बीमाकृत फिल्म ताल ये भी सही है। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री मीना कुमारी यही गलत है, क्योंकि कोई भी अभिनेत्री या मतलब मानी अभिनेत्री या अभिनेता को जो है अभी तक भारत रत्न नहीं मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रपति अंतरिम सरकार में रियासत का विभाग किसे दिया गया था? तो राष्ट्रपति के अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रम अनुसार सजाइए, मतलब व्यवस्थित है, ठीक है। मुदकी का युद्ध, मैं आपको ऐसे भी बता देता हूँ, आप लोग मैच कर लीजिएगा। मुदकी का युद्ध हुआ था 1845 में, ठीक है। पोर्टोनोवा का युद्ध हुआ था आपको जाके 1781 में। नेक्स्ट है सकरखेरा का युद्ध, ये हुआ है 1724 में। कब हुआ है? 1724 में। और बेदरा का युद्ध आपको पता ही होना चाहिए 1759 में। आप लोग मैच कर लीजिएगा इसका क्रम। नेक्स्ट है, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की उद्घोषणा की गई थी। तो प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की उद्घोषणा की गई थी 24 अगस्त 1946 को। इनमें से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? गांधी जी जो पढ़ाई किए थे सामलदास कॉलेज भावनगर में। नेक्स्ट है 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षर इनमें से कहाँ पर किया गया? तो शिमला समझौता जो हस्ताक्षर किया गया था शिमला के एक स्थान यानी एक शहर था वांसकोट। क्या था? वांसकोट। यहीं पे जो शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। तो आज का सीरीज यही समाप्त होगा। आशा करता हूँ सीरीज पसंद आया हो। सीरीज पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर करना जो इसे खरीद के नहीं पढ़ सकते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।